हेलो गाइस। तो आज हम एक बढ़िया टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो क्लास 10th में एक टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो क्लास 10th वाले बच्चे बहुत घबराते हैं कि सर ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैं आज एक बढ़िया सा अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा और 3-4 एग्जाम्पल्स मैं लगाऊंगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो पूछता भी है। तो मैं उन सबको लगवा दूंगा, तो उस पर आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अच्छे से आपको क्या बता देता हूँ। बहुत सारे 3-4 रूल हैं, उसको मैं बता देता हूँ। उसको आप फॉलो करके आप बढ़िया से क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या अक्षर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है कि रासायनिक समीकरण पहले संतुलित समीकरण क्या होता है ये हम जान लें। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, बोलेंगे कि ऐसा समीकरण, क्या बोलेंगे, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब जितने एटम्स उधर है उतने एटम्स इधर भी होने चाहिए। मतलब दोनों के परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे संतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। तो कैसे हम संतुलित समीकरण किसी भी समीकरण को बना सकते हैं, तो आइए 3-4 रूल है उसको फॉलो करते हैं तो हमारा आ जाएगा। देखिए, पहला है तत्व का प्रतीक ज्ञात होना चाहिए। तो मैं सभी क्लास 10 के स्टूडेंटों से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि जब तक आप क्लास 10 में, बहुत सारा तो आपको याद तो होगा नहीं, 117-18 तक तो आपको इतना नहीं याद होगा, लेकिन कम से कम 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक के साथ साथ आपको प्रतीक भी याद होना चाहिए, तभी आप किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर दे दिया तत्व के रूप में तो ठीक ठीक, अगर हिंदी में दे देगा तो आपको संतुलित करने के लिए क्या प्रतीक ज्ञात होना चाहिए। ठीक, आगे दूसरा देखते हैं, प्रतीकों के अनुसार तत्वों को लिखें। यदि प्रतीक याद है तो हिंदी में दिया है तो उनके अनुसार तत्वों को क्या करें, लिखें। ठीक, तीसरा क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखो कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, अभी बताया कि तीसरे नियम में क्या है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, संतुलित है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, चौथा क्या है, तत्वों की अवस्था लिखें। जब इतना कर ले तो उसके बाद चौथा नियम क्या है कि तत्वों की अवस्था कितनी होती है, ठोस, द्रव लिखना है, गैस लिखना है, एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको भी लिखना है, 4 होता है। ठीक है, तो उस सबको लिखना है, उसमें आपको मैनेज करना है। ठीक, तो ये 4 नियम है। इन 4 नियम को फॉलो करके हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं और वो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और इजी तरीके से करने के लिए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। देखिए ये हिंदी में लिखा है ना। अब इसको हम कैसे किसी रासायनिक समीकरण में उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर कन्वर्ट करने के बाद बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद उसको उसमें एडिट करेंगे। क्या करेंगे, उसमें जो स्टेजेस हैं उसको एडिट करेंगे, यानी कि जो अवस्थाएं को भी जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन है। अब रिबन है तो रिबन क्या है, मैग्नीशियम का बना हुआ है। तो मैग्नीशियम का सबसे पहले हमको आप पहले नियम पे जाना पड़ेगा। सबसे पहला नियम क्या है, तत्वों का प्रतीक ज्ञात होना चाहिए। तत्वों का प्रतीक यानी मैग्नीशियम का हम जानते हैं कि Mg होता है। ठीक है, याद होना चाहिए। दूसरा क्या, प्रतीकों के अनुसार तत्वों को लिखे, प्रतीक के अनुसार हम लिख रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बोला, मैग्नीशियम हमने लिख दिया ना। अब देखो वायु में दहन। अच्छा, वायु मतलब क्या, O2। और वैसे भी हम जब भी किसी चीज जहां भी आएगा दहन जलाना, तो वहां पे हम हमेशा O2 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि O2 ही क्या है, O2 किसी भी रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज को जलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, O2। ठीक, अब इन दोनों के बीच एक एरो का चिन्ह होना चाहिए। अभिकारक तथा उत्पाद के बीच एक एरो का चिन्ह होना चाहिए। और इस तीर का हमेशा जो
जो मुख वाला भाग हो हमेशा उत्पाद की तरफ होना चाहिए और इसके जो पीछे वाला भाग हो हमेशा अभिकारक की तरफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब आपको क्लास 9 में बताया होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप सूत्र लिखना जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम लिखते हैं। बोलो क्या लिखते हैं, सॉरी लिख देते हैं मैग्नीशियम। ठीक, उसके बाद क्या है, ऑक्साइड है, सॉरी प्लस यहाँ ले लेंगे। ऑक्साइड के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, ओ। क्या लिखते हैं, ओ। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन हमने यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक। तीसरा नियम क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ, सॉरी तरह लिखा है, यहाँ तरफ होना चाहिए। तरफ की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहले देख लेते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी है। देखिए इसका अलग लिखेंगे, इसका अलग लिखेंगे और इसका अलग लिखेंगे। जहां आपको ऐड हो जाएगा उसका अलग लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, Mg है हमारा 1। कितना है, Mg कितना हमारा 1 है। ठीक, ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 2 है। कितना बच्चा, 2। ठीक है, देखो इसको हमने अलग लिखा और इसको हमने अलग लिखा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा कितना है, बोलिए मैग्नीशियम हमारा कितना है, हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे है कितना, 1। और ऑक्सीजन हमारा इसी में है ना, ऑक्सीजन इसी में है। ऐड कर यहाँ पे प्लस कर नहीं है, अगर प्लस होता है तो अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी में क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1। अब देखिए किसी को बैलेंस करने के लिए देखो कैसे करते हैं। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1। यहाँ मैग्नीशियम 1। अब इस पे ध्यान रख दो। ठीक, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। मतलब कि यदि हम ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर दें, किससे से 2 से गुणा कर दें, तो ये ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। बोलो, अगर हम किसी भी चिन्ह के जो भी हो हमारा, पहले हम किसी भी जो प्रतीक है उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये है कि हम जब भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे हमेशा इस ब्रैकेट के बाहर ही जो करना है करेंगे, इसके अंदर नहीं करेंगे, तत्वों को छेड़खानी नहीं करना है। ठीक, अब देखिए यदि हम 2 से गुणा कर दिए तो मैग्नीशियम भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 1 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये भी हमारा कितना, 1 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ 2 यहाँ तो, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया ना। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है ना, इसमें हम यदि 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम नहीं करेंगे, पूछे को, क्योंकि हमें मैग्नीशियम को ही बैलेंस करना था और हमने यहाँ पे 2 लगाया और मैग्नीशियम भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आइए चेक करते हैं। देखिए मैग्नीशियम हमारा कितना है, 2, तो मैग्नीशियम हमारा इधर भी 2 है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा 2 है। अब जहां जहां पे हमने लगाया है उसको वहां पे जाकर लगा देते हैं। देखिए हमने ऑक्सीजन के इधर कुछ लगाया है क्या, नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन मैग्नीशियम के आगे हमने 2 लगाया है ना, तो यहाँ पे आकर हम 2 लगा देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कहाँ लगाया, हमने यहाँ पे लगाया है, यानी कि दोनों के लिए लगाया, तो ये हो गया 2MgO। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया। कैसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम कितना है, 2, जो भी यहाँ पे जो भी मतलब नंबर रहता है उसका गुणा इसमें होता है। यदि कोई और भी तत्व इसके साथ जुड़े रहेंगे तो उसका गुणा भी इससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 2, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। मतलब ये जो समीकरण है वो क्या, संतुलित है। लेकिन अभी एक चीज की इसमें कमी है, क्या, चौथा, मैग्नीशियम रिबन, सॉरी तत्वों की अवस्था लिखे, जो तत्वों की अवस्था है उसको भी लिखे। तो देखिए लिखेंगे 2Mg मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम रिबन है तो सॉलिड ही होगा, ठोस ही होगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है आपका, एक गैस है। ठीक, अब देखिए 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक क्या आपका
सॉलिड है। तो ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गया। यदि आप बोर्ड में ऐसे करेंगे, ऐसे करने के बाद आप इसमें जो अवस्थाएं हैं उसको भी जोड़ देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आइए एक आध दो और देखते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए एक है मीथेन का दहन और एक है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सीधे सीधे दे दिया गया है। ठीक है, देखिए मीथेन का दहन जब करते हैं तो मीथेन ये है CH4, इसका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आपको लिखना बताया जाएगा जब आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन की संयोजकता, तो आपको ये लिखना भी बताया जाएगा कि ये मीथेन कैसे लिखा गया है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि जानते हैं कि दहन करने के लिए किसी भी चीज की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है और वाटर निकला है। तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें क्या, पहला प्रतीक याद होना चाहिए, प्रतीक इसमें लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा था प्रतीक लिखना है, लिखा है। ठीक, तीसरा था कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले उसको लिखना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये एक है ना, तो ये ऐसे करिए। कार्बन यहाँ कितना है, कार्बन हमारा कार्बन हमारा यहाँ कितना है, 4। कार्बन हमारा 1 है। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितना है, 4। ठीक है, कार्बन 1 है, दिख रहा है बड़ा बड़ा, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 4 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पे भी लिख देते हैं। कार्बन यहाँ कितना है, 1, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2। अब देखो प्लस का चिन्ह ये अलग है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1। ठीक है, अब देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। कार्बन यहाँ कितना है, 1, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, मतलब कार्बन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, कार्बन क्या है, बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4, यहाँ हाइड्रोजन इसमें है नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे कितना है, 2। तो इसका मतलब है कि यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें किसका गुणा कर दें, 2 का, तो हाइड्रोजन हमारा 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। लेकिन हमारा ऑक्सीजन भी तो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 2। मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन की क्या हो गई, अनबैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस देखो, कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 कितना हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम यदि 2 से गुणा कर दें इसमें, तो ये भी तो 2 गुणे 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। बोलो, ये भी हो गया। देखिए अब फिर से देखो, कार्बन यहाँ कितना है, 1, यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन हमारा 2 प्लस 2 कितना होगा, 4। अब जहां जहां उस जो भी संख्या दिखे आप उसको लिखे उसके सामने। देखिए इसके सामने हमने कुछ लिखा नहीं तो छोड़ देते हैं, इसके सामने हमने लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 2। ठीक है, अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं, यहाँ पे हमने लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे हमने लिखा है क्या, 2। ठीक है, तो लिख दीजिए। अब इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए कार्बन कितना है, 1, यहाँ कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन हमारा क्या है, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4, और ऑक्सीजन हमारा 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। मतलब ये समीकरण क्या है, हमारा संतुलित है। टोटली हमारा ये समीकरण क्या है, संतुलित है। लेकिन लास्ट और चौथा नियम क्या था कि उनको अवस्था में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, CH4 एक गैस है, मीथेन गैस, प्लस 2O2, ऑक्सीजन भी एक गैस ही है। ठीक है, CO2 ये भी एक गैस है, ठीक, प्लस 2H2O ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, चलिए ये वाला आपका बैलेंस हो गया। आइए अब इस पे आते हैं थर्ड वाले पे। देखिए थर्ड वाला आपका क्या है, बोल रहा है कि आयरन है और वाटर है, और यहाँ पे क्या है, आयरन ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। लिखिए Fe यहाँ पे कितना है, 1 लिख लीजिए। अब देखिए ये अलग है इससे ना, तो इसको अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक, अब खत्म। यहाँ
अब यहाँ पे Fe यहाँ कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, फिर यहाँ अलग है तो अलग लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, इतना ही सिंपल है, लिख दिया हमने। अब देखिए Fe यहाँ 1 है, वहां कितना है 3, इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, बोलो बैलेंस हो गया। अब देखिए ये तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन पे आता है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितना है 2 ही है, यानी कि Fe भी हमारा बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 1 है और हमारा यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है ना, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है। इसका मतलब हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 गुणे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के साथ यदि हम गुणा किए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया अनबैलेंस हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का भी 4 से गुणा होगा तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन हमारा 8 है, लेकिन यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसमें भी हम यदि 4 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा कि नहीं, बताइए 8 हो गया। अब देखिए सब बैलेंस हो गया कैसे, आयरन कितना है 3, यहाँ पे भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन कितना है 8, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4। अब जिसके जिसके आगे नंबर लगाया उसको लाकर यहाँ पे रख देते हैं। इसके आगे नंबर लगाया कितना लगाया 3, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या है 3। ठीक, अब देखिए इसके आगे हमने लगाया है 4 रख दीजिए। इसके बाद इसमें हमने कुछ लगाया है नहीं लगाया, इसमें क्या लगाया 4 लाकर रख दीजिए। ठीक है, अब इसको कर लीजिए इरेज। आइए अब चेक करते हैं, देखिए सब बैलेंस है कि नहीं। आयरन हमारा यहाँ पे 3 है, आयरन हमारे यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन हमारा 4 दूनी 8, हमने कहा था जो भी संख्या यहाँ पे रहती है इसके साथ गुणा होता है, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन हमारा 4। ठीक, मतलब कि ये भी समीकरण क्या है बैलेंस है, लेकिन एक चीज की कमी है, क्या अवस्था में हमने नहीं लिखा। आइए इसको लिखते हैं। ठीक है, 3 Fe यानी आयरन है, आयरन किसमें होगा सॉलिड में ही होगा, लोहा किसमें होता है ठोस होता है। 4H2O जल क्या है लिक्विड है। ठीक है, उसके बाद Fe3O4 ये भी एक सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद प्लस 4H2 हाइड्रोजन क्या है गैस है। ठीक है, तो आप उसको लिख देते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे किसी चीज को संतुलित करते हैं। आप पहले सबसे सीधी सिंपल तरीका है, जो भी तत्व हो उन तत्वों को उसके नीचे अच्छे से लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद उसको जब आप बैलेंस करेंगे तो वो बिल्कुल क्या होगा अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। यदि आपको थोड़ी भी कुछ कमी लगती है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, फिर मैं आपको बैलेंस करना, फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आप लोग मेरा इस डिस्क्रिप्शन में है, उसमें से लेकर आप फोटो खींचकर या फिर कुछ भी कर आप उसमें हमें भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको क्या करूंगा भेज दूंगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया तो रासायनिक समीकरण जैसे क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, एक नियम है जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ कन्वर्जन लॉ। ठीक है, तो देखिए आप ये नियम क्या कहता है, सबसे पहले ये समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थों का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो पदार्थ बनते हैं और न ही पदार्थों का विनाश होता है। इसलिए इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का निर्माण होता है और न ही क्या होता है उसका विनाश होता है। मतलब कि पदार्थ नए नहीं बन सकते। ठीक है, नए पदार्थ एक्स्ट्रा नहीं बन सकते और न ही पदार्थों का क्या हो सकता है विनाश बन सकता है। हम जितना अभिकारक लिए थे उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसलिए इसका जो निष्कर्ष निकलता है ये निकलता है कि अभिकारक
इज इक्वल टू उत्पाद, मतलब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जब पेपर में आपको कभी पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप उसमें लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो एक नियम पर आधारित होता है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर ये हेडिंग डालकर आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, आइए दो टॉपिक्स है, आपको पूछता है कि निम्न पर बिंदुओं पर बताइए। तो जैसे पूछता है कि विकृत गंधिता और पूछता है कि संक्षारण, दो चीजें हैं, विकृत गंधिता और संक्षारण। तो ये दोनों चीजें क्या होते हैं, देखिए विकृत गंधिता मतलब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए विकृत गंधिता क्या है कि जब आप ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी सामान लेकर जाते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो खराब होते हैं तो क्यों होते हैं, ये क्या है, तो देखिए है कि वसा युक्त मतलब फैट या तैलीय पदार्थ जो भी है, वसा युक्त पदार्थों का वायु के संपर्क में आने पर, वायु मतलब नमी, वायु के संपर्क में आने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन का आ जाना विकृत गंधिता कहलाता है। फिर से देखिए परिभाषा पर, वसा युक्त पदार्थों का वायु के संपर्क में आने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाना विकृत गंधिता कहलाता है। मतलब उनका स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। जब भी खाना जब खराब हो जाता है तो देखते हैं स्वाद उसका बहुत अजीब सा आने लगता है, ठीक है, उसका स्वाद कड़वा आने लगता है, और जैसे कि स्वाद और उसकी गंध में भी परिवर्तन आ जाता है, उसको अजीब प्रकार की गंध भी आने लगते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण का मतलब क्या है, नाम से पता है, सन मतलब संक्षारण, क्षरण का मतलब होता है नष्ट होना। ठीक है, देखिए संक्षारण लौह युक्त पदार्थों का नमी मतलब वायु, लौह युक्त पदार्थों का नमी जल की उपस्थिति में क्षरण होना, क्षरण मतलब नष्ट, जैसे हम लोग पढ़े थे भूक्षरण, भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का क्या होना, नष्ट होना। ठीक है, तो लौह युक्त मतलब लोहे से जो बने पदार्थ हैं, लौह युक्त पदार्थों का नमी जल की उपस्थिति में क्षरण होना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स हैं, लोहे पर जंग का लगना, आप लोग देखे होंगे कि जब भी कभी जो भी गाटर वगैरह होता है, जो भी लोहे से बने पदार्थ हो, यदि वो बाहर रखे हो तो जब वो बारिश वगैरह होता है तो उस पर जंग लग जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक, दूसरा है चांदी पर काली परत। देखेंगे चांदी कभी कभी देखते हो कि लोग पहने रहते हैं पसीना वगैरह से, या पसीना क्या है उसमें नमी है, ठीक है, और ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, तो उससे वो उसके ऊपर काली परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चांदी कभी कभी काला हो जाता है, तो वो भी किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण। तीसरा है तांबे का हरा होना। कभी घर में देखे होगा तो तांबे जो होते हैं वो हरे हो जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि उसमें क्या हुआ है, संक्षरण की क्रिया हुई है। इससे बचने के उपाय भी क्वेश्चन पूछता है, तो बचने के उपाय केवल एक ही है, एक तो है कि उस पे पेंट करिए, ठीक है, या पेंट या उसको ग्रीस लगाइए, क्योंकि वो लगाने से क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो पेपर में आपको पूछता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण तथा इससे बचने के उपाय बताइए, तो आप ये परिभाषा लिख देंगे, ये आप उदाहरण में दे सकते हैं, और बचने के उपाय में पेंट या वार्निश का उपयोग करें। ठीक है, तो मैंने आज इस वीडियो में रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है वो बताया है, रासायनिक समीकरण जो संतुलित है उसे बताया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है वो भी बताया है, और दो टॉपिक्स संक्षारण और विकृत गंधिता बताया है। क्लास 10 के पहले चैप्टर का इसमें सारा जो चीज था मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, और यदि एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टारगेट पॉइंट सेट द टारगेट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।